Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज की बात कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज की बात कर लें जिसमें आपने पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें आया था क्या कि हेल्थ है क्या। हेल्थ का ये जो प्रोस्पेक्टिव बना है कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ हेल्थ है क्या। आज हम समझते हैं कि एक हेल्दी पर्सन वही है जो हर तरह से फिट एंड फाइन है, लेकिन इस हेल्थ की डेफिनेशन आज से पहले कुछ और थी। तो जानते वो एक्चुअल में बोलते क्या थे लोग? तो ग्रीक के कुछ लोग थे, ठीक है, और साथ में हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच जो कि आयुर्वेदा है, ठीक है। वो दोनों का ही सिस्टम क्या कहता था कि जो हमारी हेल्थ है ये बेसिकली आप किसी को अगर फीवर के बेसिस पे बोल रहे हो कि वो इंसान को अगर फीवर है तो ऑब्वियस सी बात है वो हेल्दी नहीं है, मतलब उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो इन द एंशिएंट डेज हेल्थ वाज कंसीडर्ड एज द स्टेट ऑफ बॉडी and mind where there were a balance of a certain humor। ये ह्यूमर क्या है? ये ह्यूमर एक्चुअल में है क्या? फ्लूइड। फ्लूइड है, ठीक है। ये फ्लूइड का मतलब एक्चुअल में ये जो फ्लूइड है ये 4 तरीके के फ्लूइड है। आपकी एनसीईआरटी में एक ही के बारे में बताया है, लेकिन आप याद करने के लिए बेसिक सी बात है, समझ में तो आना चाहिए ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा तो क्या हो गया, समझ में तो आएगा। तो वो 4 तरह के फ्लूइड क्या है? तो पहले तो हमारा ब्लड ही है, ठीक है, एक फ्लूइड तो हमारा ब्लड ही है। दूसरा क्या है? येलो बाइल, ठीक, आपके बाइल पिगमेंट होते हैं ना, तो बेसिकली येलो बाइल। इसके बाद है हमारा ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल जिसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा है। और चौथा है हमारा फ्लेजेम, ठीक है। ये 4 तरह के फ्लूइड थे। तो उनके कहने का अकॉर्डिंग कुछ ऐसा था कि अगर ये चारों के चारों फ्लूइड एक सर्टेन फॉर्म में सिक्रीट हो रहे हैं, एक बैलेंस्ड फॉर्म में सिक्रीट हो रहे हैं, तो इंसान नॉर्मल है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक फ्लूइड का कंपोजिशन ज़्यादा कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। और वो प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली फीवर के बारे में दिया गया है कि अगर यहाँ पे जो ब्लैक बाइल है इनका सिक्रीशन अगर बॉडी में ज़्यादा होता है तो इंसान का टेम्परेचर ऐसा देखा गया कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ा हाई चला जा रहा है। इट वॉज थॉट दैट पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग टू अ हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव अ फीवर। जिनकी बॉडी में बाइल जो या ब्लैक बाइल है हमारा, उनका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो उनकी पर्सनैलिटी हॉट होगी। इनफॉर्चुनेटली क्या होगा कि वो फीवर से सफ़र करेंगे। समझ में आया कि जो हमारे ग्रीक के कुछ हिपोक्रेट्स थे और हमारे इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम था, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी इंसान का हेल्थ ये 4 तरह के फ्लूइड पे डिपेंड है। इन फ्लूइड को कॉमन भाषा में एनसीईआरटी में ह्यूमर्स बोला गया है, ठीक है। और वो 4 तरह के फ्लूइड्स हैं क्या? पहला तो हमारा ब्लड, दूसरा येलो बाइल, तीसरा ब्लैक बाइल और चौथा क्या है? फ्लेजम। ये 4 तरह के फ्लूइड है। अगर ये चारों फ्लूइड एक बैलेंस फॉर्म में सिक्रीट हो रहे हैं तो इंसान फिट रहेगा। लेकिन इनमें ऐसा देखा गया कि अगर ब्लैक बाइल का कंसंट्रेशन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, बाकी तो नॉर्मल रेंज से हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक बाइल जो है वो पहले से थोड़ा ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, उनका असर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि उस पर्सनैलिटी जो भी जिनके भी बॉडी में ये सिक्रीट हो रहा होगा उस पर्सन का बिहेवियर, या कुछ होते हैं ना गुस्से वाले, या आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गर्मियों के सीज़न में उनकी बॉडी बिल्कुल ठंडी होती है, देखा है। और कुछ ऐसे होते हैं कि ऑल टाइम बॉडी एकदम ऐसा लगता है कि हर टाइम उनको फीवर है। तो ऐसा देखा गया कि ब्लैक बाइल का अगर सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो उस पर्सन की पर्सनैलिटी हॉट होगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी बॉडी में फीवर वैसे सिम्टम आएंगे। ये चीज़ उन्होंने कही थी। हालांकि ये चीज़ गलत साबित की गई। किनके थ्रू गलत साबित हुआ है? विलियम हार्वे। और इन्होंने ही डिस्कवरी की थी किसकी? ब्लड सर्कुलेशन की। इंपॉर्टेंट लाइन है।
विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी बताया था और साथ में इनकी इस थ्योरी को गलत प्रूफ किया था। यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विथ ब्लैक बाइल यूजिंग अ थर्मामीटर डिसअप्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ द हेल्थ। और यही क्या है, ये जो हाइपोथेसिस थी, ठीक है, कि 4 तरह के बेसिकली फ्लूइड्स हैं, उन चारों का अगर इक्वल बेसिस पे कंसंट्रेशन में रिलीज हो रहे हैं तो इंसान नॉर्मल रहेगा। अगर ब्लैक बाइल का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो इंसान को फीवर आ सकता है। इसी को बोलते हैं क्या, आपके गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस ही है ना, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो है नहीं, लेकिन हमारे जो हार्वे साहब थे उन्होंने बकायदा इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर ऐसा चेक करके देखा कि जिनकी बॉडी में ब्लैक बाइल का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है उनका भी टेम्परेचर नॉर्मल ही है, यानी उनको कोई फीवर नहीं है। जबकि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि जिनकी बॉडी में ब्लैक बाइल का सिक्रीशन ज़्यादा होगा उनको फीवर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने इस थ्योरी को या इस हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया। इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, बायोलॉजी के टर्म में आज हम देखते हैं, आपने क्लास 11th में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, तो बेसिकली आप कभी सोचो कि आप नॉर्मल टेम्परेचर के साथ, आपके बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, आपको थोड़ा बहुत जुकाम खांसी फीवर हल्का फुल्का ऐसा है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे 90 आप समझ लो 99 के रेंज में आपको फीवर है, हालांकि वो फीवर बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू सोचते रहो कि नहीं हम बीमार हैं, बहुत ज़्यादा फीवर, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल सिक्रीट होने लगते हैं, ऐसे हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देते हैं। तो वो जो 99 फीवर था वो 101 के करीब पहुंचने के लिए तैयार हो चुका है। तो आपके सोचने के तरीके पे भी डिपेंड होता है। आपने सुना होगा डॉक्टर्स को ही कहते हैं कि हम जैसा सोचेंगे, अगर इंसान बीमार है और वो हमेशा नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहे कि नहीं हम तो बीमार हैं, फिर वो कितना भी सही, डॉक्टर कितनी भी कोशिश कर लें उनको सही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से बेसिकली बीमार हो रहे हैं। वो अपने बॉडी में इतनी निगेटिविटी, जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारे अंदर हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे, और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं ना, सोच का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही हमारी बायोलॉजी के टर्म में बोला गया कि हमारे जो भी माइंड है, माइंड इन्फ्लुएंस करता है हमारे न्यूरल और इंडोक्राइन सिस्टम को। हम जैसा सोचते हैं वैसे हमारे न्यूरॉन्स और इंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स वर्क करते हैं। आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। हमारा हेल्थ इनडायरेक्टली किसके कंट्रोल में है? हमारी इम्यूनिटी के पास। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम कम से कम बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ना, आप कभी ये सोचो कि अगर कोई इंसान ऐसा होगा जो बीमार नहीं पड़ता होगा। अगर किसी इंसान को महीने 2 महीने में एक बार फीवर आता है नॉर्मल रेंज के साथ, ये नहीं कि 103 104 वो वाला नहीं, नॉर्मल अंडर 100 वाला फीवर, तो उस इंसान की बॉडी के लिए एक तरह से सही है। क्यों ऐसा सही कहा गया है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन एजेंट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम इन्वायरमेंट के बीच रह रहे हैं, सराउंडिंग के साथ रह रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो गए या कुछ अदर वायरस बैक्टीरिया बॉडी में तो इंटर कर रहे हैं क्योंकि हम सांस तो ले रहे हैं, उसके साथ वो बॉडी में एयर के थ्रू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो बॉडी में भी जा रहे हैं। तो वो बॉडी में जाके कहाँ ब्लड के साथ टहल ही रहे होंगे, यही कर रहे होंगे। तो बॉडी का टेम्परेचर एक टाइम पे रेज होना, इट मीन्स हमारी इम्यूनिटी काम कर रही है, मतलब जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स है या फॉरेन एजेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है, ये चीज़ होता है। तो 2 महीने 3 महीने में अगर किसी इंसान को थोड़ा बहुत स्लाइट फीवर आ रहा है अंडर 100 की रेंज में, तो उस इंसान को बेसिकली वो आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आपकी इम्यूनिटी सही से काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है जो कभी बीमार नहीं पड़ा है, ऐसा कहीं किसी बुक में नहीं लिखा है और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लिविंग है, ठीक है। सराउंडिंग का इफेक्ट हमारी बॉडी पे तो दिखेगा, सीजनल चेंज, सीजनल वेरिएशन, ठंडी गर्मी, गर्मी ठंडी, बरसात वाले टाइम पे अक्सर देखोगे लोग बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस सीज़न के साथ खुद को अडॉप्ट भी तो करना पड़ता है, तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा मोड़ा तो रेज अप एंड डाउन होएगा ही। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ इज अफेक्टेड बाय। अब हेल्थ किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, कुछ आइडिया लग रहा है कि किन किन चीज़ों से हमारा हेल्थ अफेक्ट हो सकता है? पहला तो है जेनेटिक डिसऑर्डर।
एनसीईआरटी की ही लाइन है। जेनेटिक डिसऑर्डर ये कहता है कि अगर कोई बच्चा कोई डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहा है, आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे जो पैदा होते हैं उनको कोई डिजीज़ नहीं होता लेकिन बॉडी में डिफेक्ट्स आते हैं, मतलब प्रॉपरली या तो फिंगर्स जो होते हैं या डिजीज जो होते हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होते हैं, ठीक है। कभी कभी पैर वैर में दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे बच्चों, आपने देखा होगा ट्विंस बेबी, कोई मूवी थी नाम याद नहीं है, उसमें दिखाया था कि बच्चों की क्या आपस में दोनों बच्चे कनेक्टेड थे, साउथ की कोई मूवी थी उसमें ही दिखाया था। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। उस इंसान को कोई बीमारी नहीं है, उस बच्चों में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बॉडी में कुछ चीज़ की डिफिशियंसी आ गई है, ठीक है, कमी हो गई है। या तो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर के टाइम दिक्कत हुई होगी, या बॉडी में कोई भी ऐसे वेरिएशन आए होंगे जिसकी वजह से उनका कोई भी ऑर्गन या कोई एक ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हुआ है। हालांकि आपने पढ़ रखा है पहले के चैप्टरों में, जब आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ा रहे थे, तो डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बात की थी। हीमोफीलिया क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो बात की थी। तो यहाँ पे भी तो यही है कि जेनेटिक डिसऑर्डर के टर्म में ही बातें हो रही हैं। डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम द बर्थ। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है कि वो एक तरह की डिफिशियंसी या डिफेक्ट है जो चाइल्ड अपने पेरेंट्स से लेकर आया है, ठीक है। दूसरा क्या अफेक्ट कर सकता है, इन्फेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो ही जाता है इंसान को, तो दूसरा चीज़ अफेक्ट करने का काम क्या करेगा, इन्फेक्शन। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के टाइम का सबसे ज़्यादा खतरनाक, हमारी लाइफ स्टाइल। सोने का, पढ़ने का, खाने का, रहने का कोई भी शेड्यूल मैनर्ड नहीं होता। एक दिन हम बाकायदा टाइम टेबल बनाएंगे, 2-3 दिन उसको फॉलो करेंगे, चौथे दिन के बाद से गया, नहीं बहुत हो गया पढ़ाई, बहुत टाइम टेबल फॉलो हो गया, उसके बाद वो फॉलो नहीं होता। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है हमारे हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए, जिसमें आपके फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड हैबिट्स, मतलब आदतें, ये सारे ही आपके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी हैबिटेट है। जैसे पहले के टाइम क्या होता था, लोग सूरज के साथ साथ उठते थे, मतलब सूरज उठा और हम भी उठ जाते थे, होता था ऐसा। लेकिन आज ठंडी इतनी है, बिना 9 बजे के तो सुबह किसी की होती ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ना। और छुट्टी अभी तो बच्चों की चल रही है, तो वैसे भी नहीं उठते बनता है। हालांकि मम्मी लोग अभी भी उसी रेंज के साथ रहती हैं। हेल्थ इज, अब जो करेक्ट मीनिंग आई है हेल्थ की, वो हेल्थ है क्या कि डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। हेल्थ का मतलब क्या है कि आप मेंटली, फिजिकली, सोशली हर तरीके से ठीक हो, प्रॉपरली फिट एंड फाइन हो, तब आप कहोगे कि नहीं आप हेल्दी हो। एक्चुअल में एज अ करेक्ट डेफिनेशन के तौर पे अगर हम देखें तो आपको लगता है कि आज के टाइम पे कोई हेल्दी है? हर किसी को किसी ना किसी बात की टेंशन है। किसी को पढ़ाई की टेंशन, किसी को करियर की टेंशन, किसी को फैमिली की टेंशन, किसी को बच्चों की टेंशन, ठीक है। हर किसी को किसी ना किसी बात की टेंशन है। तो कहीं ना कहीं हम मेंटली क्या है, अनस्टेबल फील करते हैं, दिमाग में हमेशा टेंशन लेके, तो हम कहाँ से हेल्दी रहेंगे। जबकि हेल्थ की करेक्ट डेफिनेशन क्या है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, ठीक है। तो किसी इंसान का दवा ना खाना, इट मीन्स कि वो ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी है। दवा ना खाना इज नॉट रिलेटेड टू हेल्थ। दवा ना खाना प्लस आपका माइंड सेट, फिजिकल एक्टिविटीज, सब कुछ अगर हेल्दी है तब आप कहोगे कि नहीं आप हेल्दी हो। डिजीजेज एंड इट्स टाइप। अब डिजीज की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पैटर्न में कोई गड़बड़ी आ जाए उसी को डिजीज कहते हैं। एनी कंडीशन विच इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इम्पेयर्स द हेल्थ इज नोन एज डिजीज, ठीक है। हमारी जो नॉर्मल फंक्शन थी इनमें कुछ भी इंटरफेरेंस हो, अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, फॉरेन एजेंट्स की वजह से जिसमें आपके बैक्टीरिया, वायरस, अलग सारी चीज़ें हैं, या आपके मेंटल डिसेबिलिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, तो उसकी वजह से भी आप सही से सो नहीं रहे हो। हार्मोनल डिसबैलेंस तो तब भी होंगे, तो बॉडी में जब हार्मोनल डिसबैलेंस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन कैसे सही से होगा, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बीपी लो हाई, देखा होगा घर में, फैमिली में ऐसा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डिजीज़ का करेक्ट डेफिनेशन क्या है कि जो भी चीज़ें हमारी नॉर्मल बॉडी के फंक्शन में इंटरफेयर करेंगे
और हमारे हेल्थ के साथ बेसिकली खिलवाड़ करना शुरू करेंगे, उन्हीं को हम कहते हैं क्या, डिजीज़। अब ये डिजीज़ के टाइप्स कितने हैं? तो नॉर्मल भाषा में आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि एक है इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, लेकिन हम थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ से पहले वो जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो एक तरह का टाइप का डिजीज़ है जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड टाइप ऑफ डिजीज़। उससे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज़। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ मतलब डिजीज़ ड्यू टू जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में अगर कोई डिजीज़ हो रहा है या हमारे डिजीज़ ड्यू टू हमारे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे जीन म्यूटेशन में या क्रोमोसोम्स में, ठीक है, क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने के वजह से दिक्कतें आती हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या एक्वायर्ड किया है? नहीं, ये इनहेरिट हुआ है, जनरेशन से जनरेशन ये क्या हुआ है, इनहेरिट हुआ है। जिन बच्चों का प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होता ऑर्गन को, उनको भी हम बोलते हैं क्या, कॉन्जेनाइटल डिजीज़। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बेसिकली फिट एंड फाइन है, लेकिन ये उन्होंने आसपास के इन्वायरमेंट से नहीं गेन किया है। ये गेन कहाँ से किया है? उन्होंने इनहेरिट किया है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसी टाइप्स की डिजीज़ को हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज़, मतलब जो आपके जीन्स में आए हैं, ठीक। तो आपके जीन्स में क्या हो सकता है, बेसिकली कोई म्यूटेशन का रोल प्ले करेगा जिससे बच्चों के हाथ पैर या बॉडी के कोई ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। दूसरा, आपने कई सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आपके ये जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और आपके डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का ही ये बेसिकली फिगर है जिसमें आपने सिम्टम्स पढ़ रखा है, पहले ही बताए थे हमने कि यहाँ पे बच्चे का जो फेस होता है वो प्रॉपरली राउंडेड होता है, ठीक है। माउथ जो होता है वो पार्शली ओपन होता है, यानी थोड़ा सा खुला होता है। जी, उनके जो टंग होते हैं, टंग पे बहुत सारे फ्लैक्स होते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि बीच बीच में क्लेफ्टिंग है। हाथों के पाम में बहुत सारी क्रीसेस, रेखाएं बहुत होती हैं। तो ये सारे ही सिम्टम्स किसके हैं, डाउन सिंड्रोम के। नेक्स्ट है हमारा एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड का मतलब क्या है, जो हम अपनी सराउंडिंग से गेन करने वाले हैं। तो एक्वायर्ड डिजीज़ में दो तरह के पार्ट आते हैं। एक है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि ऑलरेडी हमारी एनसीईआरटी में दिया है। इन्फेक्शियस यानी इन्फेक्शन के थ्रू। अब ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें हमारा मोस्ट कॉमन है कॉमन कोल्ड, ठीक है। घर में किसी एक को अगर कॉमन कोल्ड है तो पूरे घर वालों को वो कॉमन कोल्ड होने चांस है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे, खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम हैंकी मुंह पे नहीं रखेंगे तो वो फ्लूइड तो हर किसी के पास जाने वाला है, ठीक है। उनके अगर सडन उनके ही चीज़ें, यूज़ की हुई चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और एक है हमारा एड्स। एड्स जो है वो क्या है, बेसिकली जानलेवा, ठीक है। तो एड्स की बेसिस पे, एड्स आप कहोगे मैम छूने से तो नहीं होता, छूने से नहीं होता, लेकिन ट्रांसमिट होता है हमारे ब्लड से या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के तौर पे भी इनको देखा गया है। यानी ये छूने से, भले बेशक ये छूने से नहीं फैलता, लेकिन ब्लड के थ्रू फैल तो रहा है। तो जो एक से दूसरी बॉडी में फैल रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, इन्फेक्शियस डिजीज़। तो डिजीज़ विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसमें आपके कॉमन कोल्ड और एड्स, मलेरिया भी है इन्फेक्शियस डिजीज़ ही। क्यों? क्योंकि मच्छर को ज़रूरी नहीं किसी एक को काटेगा, वो तो घूम घूम के किसी को भी काट सकता है, तो वो भी क्या कर रहा है, स्प्रेड ही कर रहा है। HIV जिनका फॉर्म है एड्स, और चिकन पॉक्स, ठीक है। आपके जितने भी वायरल डिजीज़ हैं नॉर्मली देखा गया वो सारे के सारे इन्फेक्शियस होते हैं। जो भी वायरस से डिजीज़ फैलते हैं वो सारे के सारे ही इन्फेक्शियस देखे गए हैं। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसमें आता है आपका क्या, कैंसर। कैंसर के अलावा अगर किसी को BP की प्रॉब्लम है, क्या वो किसी और को ये प्रॉब्लम दे सकता है अपनी, इन्फेक्ट करा सकता है किसी को? नहीं, क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। उस इंसान को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है क्योंकि उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का मैनर चेंज हो रहा है। कैंसर किसी इंसान को है तो क्या वो कैंसर किसी और की बॉडी में चला जाएगा? नहीं, वो तो बेसिकली हमारे सेल का डिफेक्ट है, वो हमारी ही बॉडी में रहने वाला है। या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो भी है, इसके अलावा डायबिटिक कोई पेशेंट है अगर, तो क्या ये अपनी डायबिटिक
वाली जो एबिलिटी है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं। उस इंसान को अगर किसी दूसरे इंसान को, सेम फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी दूसरे इंसान को डायबिटीज़ हो रहा है, इट मीन्स उनकी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन लो हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया। यही रीज़न है। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है कि एक बंदा अगर डायबिटिक है तो दूसरा भी डायबिटिक होने के चांसेस है बाय इन्फेक्शन। नहीं, डायबिटिक नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ है। ये सारे एग्जाम्पल आप जो देख रहे हो, ये सारे क्या है, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। ये है हमारे आज के चैप्टर का छोटे छोटे टर्म्स का डिस्कशन। ठीक है, एक और डिस्कशन कर लेते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज कराते हैं। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज कराते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजन। वो हमारे वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम सिंपली बोलते हैं पैथोजन। अब हमारा जो मेन चैप्टर स्टार्ट होना है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, जिसमें हम एक एक डिजीज़ के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, उनके किस वजह से वो फैलते हैं, पैथोजेनिक एजेंट क्या है उनके, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, और साथ में याद करने की ट्रिक बताएंगे। आपको सिंपली उसको ट्रिक नहीं है, आपको एक टेबल के तौर पे फॉलो करना है। बस शर्त एक है कि इस चैप्टर के पढ़ने के दौरान आप खुद के ऊपर किसी सिम्टम को हावी मत होने देना। मतलब आपको अगर फीवर आ रहा है तो आप ये मत सोच के बैठ जाना नहीं हमको मलेरिया हो गया या टाइफाइड हो गया। आप बेसिकली डॉक्टर के पास जाना, वहाँ पे चेक कराना प्रॉपर्ली, जो भी रिपोर्ट्स आएगी उसके अकॉर्डिंग सोचना। इस चैप्टर में आधे बच्चे यही होता है कि खुद डॉक्टर समझने लगते हैं कि अरे ये सिम्टम्स तो हमारी बॉडी में भी हैं तो हमें भी ये डिजीज़ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना है क्या, सारे डिजीज़ और उनके सिम्टम्स और साथ में उनके पैथोजेनिक एजेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।